हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए हम अपने वीडियो को अच्छे एनिमेशंस एंड मोशन ग्राफिक्स के साथ शुरू करते हैं। और साथ ही में अगर आपको इस चैप्टर के इंटरैक्टिव नोट्स एंड बियॉन्ड बुकिश नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैप्टर के डेडिकेटेड वेब पेज पर जा सकते हैं। मैंने उसका लिंक पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप वहां पर क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ हम ह्यूमंस ही हों, ना कोई पेड़ ना कोई जानवर। साउंड्स बोरिंग एंड इम्पॉसिबल राइट? क्योंकि रियलिटी में हम लोग इस प्लेनेट को मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स के साथ शेयर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया टू बनियान ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। हम ह्यूमंस और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। और गेस व्हाट, हम इस सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट हैं और अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस पूरे सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उसी हवा, पानी और सॉइल को रिक्रिएट करते हैं जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आज हमारी ये कॉम्प्लेक्स वेब खतरे में है। चलिए देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के इस चैप्टर में कि हमारी बायोडाइवर्सिटी का हाल क्या है और हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो अब हम लोग अपने फर्स्ट मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। हम लोग इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्फीयर है जिसमें फ्लोरा और फौना की रिच वेराइटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म्स में वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक आती है। यहाँ इतनी वैरायटी है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जितनी स्पीशीज उन्होंने डिस्कवर की है उससे डबल या ट्रिपल अभी डिस्कवर होना बाकी है। लेकिन यहाँ की डाइवर्स फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि हमारी इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन ने हमारे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है। तो सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए। अब यहाँ एंट्री होती है कंजर्वेशन की। लेकिन हमें किसी भी चीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत होती क्यों है? सिंपल, कंजर्वेशन जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है और साथ ही में हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जैसे वाटर, एयर और सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है। ये प्लांट एंड एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचाता है फॉर बेटर ब्रीडिंग एक्सपीरियंसेस। इसी अर्जेंसी को देखते हुए 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट का मेन गोल था इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना, उनके हंटिंग को बैन करके, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करके और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करके। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड थे, जैसे टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग और एशियाटिक लायन। अब एनिमल वेब में सबसे की स्पीसीज में से एक है टाइगर। 1973 में अथॉरिटीज ने नोटिस किया कि एक सेंचुरी के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से गिरकर 1827 ही रह गई। इसके कई मेजर थ्रेट्स थे, जैसे टाइगर का शिकार किया जाता था, साथ ही में उनकी हैबिटेट भी श्रिंक हो रही थी और उनके बोन्स का यूज करके लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रहे थे। क्योंकि इंडिया और नेपाल में दुनिया के 2/3 सर्वाइविंग टाइगर्स रहते थे, तो यहाँ पोचिंग बहुत हाई थी। इसको रोकने के लिए 1973 में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन, जो कि था प्रोजेक्ट टाइगर। इसका मेन एम था टाइगर की पॉपुलेशन और हैबिटेट दोनों को इम्प्रूव करना। आज के टाइम में कंजर्वेशन सिर्फ टाइगर तक लिमिटेड नहीं है, अब फोकस पूरी बायोडाइवर्सिटी पर की जा रही है। यहाँ तक कि इंसेक्ट्स को भी अब कंजर्वेशन प्लानिंग में जगह मिल रही है। 1980 और 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मॉथ्स और बीटल्स को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया है और 1991 में तो पहली बार प्लांट की स्पीशीज को भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब इतने बड़े फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करना तो आसान नहीं होता होगा, राइट? इसीलिए इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट मैनेज करती है। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डिक्लेयर किया गया है। कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउड नहीं किया गया है। सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर आता है।
ताकि इनको और डिप्लीट होने से बचाया जा सके, लेकिन इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होती है। थर्ड है अनक्लैश्ड फॉरेस्ट्स। ये बाकी बचे हुए फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स होते हैं जिन्हें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर बनता है परमानेंट फॉरेस्ट, और मध्य प्रदेश के पास इसका सबसे बड़ा एरिया मौजूद है। अब यहाँ एक क्वेश्चन इमर्ज होता है कि क्या सब कुछ गवर्नमेंट ही मैनेज करती है? वेल नहीं, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हमारे देश में नई नहीं हैं। इंडिया के कई एरियाज में लोकल कम्युनिटीज अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। इसके कुछ माइंड ब्लोइंग एग्जांपल सुनिए। जैसे राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व्स में विलेजर्स ने खुद माइनिंग के खिलाफ फाइट किया था। फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजेस ने मिलकर 1200 हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट को भैरदेव डाक ऑफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया और अपने खुद के रूल्स बनाए और हंटिंग को भी बैन कर दिया। फिर आपने हिमालयाज का फेमस चिपकू आंदोलन का नाम तो सुना ही होगा, जिसने नेशन वाइड डिफॉरेस्टेशन को रेजिस्ट किया। और एट लास्ट बीज बचाओ आंदोलन, जिसने प्रूव किया कि सिंथेटिक केमिकल्स के बिना भी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है। अब इंडिया में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहां लोकल इंस्टीट्यूशंस डिग्रेड हो चुके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसकी सबसे पहले शुरुआत ओडिशा में 1988 में हुई थी। और दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी सोसाइटी में नेचर की वर्शिप करने के अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। इन्हीं बिलीफ्स ने आज तक कई सारे एंशिएंट वर्जिन फॉरेस्ट को बचा कर रखा है, जिन्हें सैक्रेड ग्रुप्स भी कहते हैं। जैसे मुंडास और सेंथल ट्राइब्स महुआ और कदम्बा ट्रीज की वर्शिप करते हैं। और गाइस, एट लास्ट एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ। हम सब देख सकते हैं कि इस साल इंडिया में गर्मी कितनी बढ़ रही है, तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने आसपास सैपलिंग जरूर प्लांट करिएगा, और अगर ये नहीं हो सकता तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके अपने घर में जरूर प्लांट्स लगाइएगा, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और आप इस चैप्टर के एनिमेटेड वेब पेज पर जरूर जाइएगा। आई होप आपको वो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल पोस्ट्स। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एनिमेटिंग योर ब्रेन।